हेलो एंड वेलकम टू TCS एकेडमी। ज्योग्राफी की क्लास में एक बार फिर आप हैं मेरे साथ यानी गौरव सर के साथ हैं और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामान्य जीवन से भी संबंधित है, यानी ये टॉपिक आपके जीवन में जल की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में या विश्व के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जल की उपलब्धता के लिए इन जल स्रोतों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे झील की। आज हम चर्चा करेंगे झील यानी लेक। हम चर्चा करेंगे झील की विशेषताओं के बारे में, झीलों के प्रकार के बारे में और प्रमुख झीलों की अवस्थितियां, ये सब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि झील है क्या। तो झील पहला तो जल से पूर्ण, झील क्या होगी? जल से पूर्ण होगी। लेकिन ये जो जल से पूर्ण स्थिति है, ये जल तो होगा इसमें स्थिर। देखिए बहुत ध्यान से, जल क्या होगा? जल स्थिर होगा। यानी झील में क्या होगा? झील जल से पूर्ण होगी या जलपूर्ण गर्त कह ले, ऐसा भी कह सकते हैं, जलपूर्ण गर्त। ठीक, इस जलपूर्ण गर्त में जो जल होगा वो क्या होगा? जल स्थिर होगा। लेकिन जो झील होगी उसकी विशेषता होती है अस्थिरता। यानी क्या होगा? एक क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। पहले एक गर्त बनेगा, ठीक, और वो गर्त क्या होगा? किसमें चेंज होगा? जलपूर्ण गर्त में चेंज होगा। फिर ये जलपूर्ण गर्त धीरे धीरे अवसादीकरण बढ़ेगा। झील में जलपूर्ण गर्त मतलब झील का निर्माण हो जाएगा। फिर झील में क्या होगा? अवसादीकरण बढ़ेगा, या यहां पर या जिस क्षेत्र में झील है वहां पे विवर्तनिक घटनाएं हों, और इन विवर्तनिक घटनाओं या झील में अवसादीकरण के बढ़ने के चलते क्या होगा? दलदल निर्माण हो जाएगा। और दलदल निर्माण के चलते क्या हो जाएगा? दलदल निर्माण के चलते एक समय ऐसा आएगा कि वो झील क्या होगी? वो झील समाप्त हो जाएगी और फिर वो झील किसमें परिवर्तित हो जाएगी? वो झील एक मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो झील क्या है? झील जलपूर्ण गर्त है जो स्थिर जल के अस्थिर स्रोत होती है। ऐसा माना जाता है कि जिन्हें हम ग्रेट लेक कहते हैं, ग्रेट लेक कहते हैं, ये ग्रेट लेक भी जो अमेरिका में है 45,000 वर्षों बाद क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। कितने वर्षों बाद समाप्त हो जाएगी? 45,000 वर्षों के बाद ये ग्रेट लेक समाप्त हो जाएगी। इसलिए लेक क्या है? स्थिर जल के अस्थिर स्रोत है। आपको पता है कि विश्व में झीलों की अवस्थिति सागर तल से नीचे भी है और शीर्षस्थ पर्वतों और पर्वत शिखरों पर भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब क्लियर हो गया झील, झील क्या होता है और कैसे खत्म होगा, कैसे बनेगा। अब आइए हम झीलों की वर्गीकरण की प्रक्रिया में आते हैं। झीलों का वर्गीकरण, झीलों का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग ढंग से वर्गीकरण है। देखिए, पहले लवणता के आधार पर, लवणता के आधार पर, लवणता के आधार पर दो वर्गों में झीलों को रखा जा सकता है, ताजे पानी की झील और खारे पानी की झील। ताजे पानी की झील और खारे पानी की झील, किसके आधार पर? लवणता के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। फिर उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर झीलों के प्रकार, पहला हिमानी निर्मित। अब हिमानी निर्मित में भी दो प्रकार, हिमानी निर्मित में भी दो प्रकार, कौन कौन से? एक हिमानी निक्षेप और दूसरा हिमानी अपर्दन। हिमानी निक्षेप, बहुत ध्यान से सोचिएगा, इतना माइन्यूट डिफरेंस है। हिमानी निक्षेप और हिमानी अपर्दन, यानी हिमानी निर्मित झीलों के दो प्रकार हो गए, हिमानी के निक्षेप द्वारा और हिमानी के अपर्दन द्वारा। उसके बाद नदीकृत झील। अब नदीकृत झीलों में कौन कौन सी झीलें हैं? यानी ऐसी झीलें जो नदियों द्वारा निर्मित होती हैं। तो जिसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है? जिसमें गोखुर झील, रैफ्ट झील देख लेते हैं, अवनमन बेसिन झील, गोखुर झील, रैफ्ट झील। ये रिफ्ट झील से अलग है, ध्यान दीजिएगा, रैफ्ट झील अभी आगे बताएंगे, रैफ्ट झील। उसके बाद डेल्टा और जलोढ़ पंख, डेल्टा झील और जलोढ़ पंख झील। अवनमन बेसिन झील, गोखुर झील, रैफ्ट झील, डेल्टा झील, जलोढ़ पंख झील, ये किसके उदाहरण हैं? ये नदीकृत झील। उसके बाद पवनाकृत झील, यानी जो पवन द्वारा निर्मित हो। किसके द्वारा निर्मित हो? पवन द्वारा निर्मित हो। पवनाकृत झीलों में इंपॉर्टेंट कौन कौन है? बालुका स्तूप झील, बहुत इंपॉर्टेंट, बालुका स्तूप झील, बालुका स्तूप झील। इसके अलावा पटल विरूपण,
द्वारा निर्मित झील। पटल विरूपण द्वारा निर्मित झील सबसे इंपॉर्टेंट है कि पटल विरूपण द्वारा निर्मित झील कौन कौन सी है। इसमें अवशिष्ट झील, अभिनति झील, इतने झीलों के प्रकार हैं आप सभी नहीं जानते, इसलिए मैं पहले डिफाइन कर ले रहा हूं कि झीलें कितने प्रकार की हैं। अभिनति झील, अपनी झील और भ्रंश झील। भ्रंश झील कम से कम जान तो जाइए आप कितनी झील है, फ्रॉम द बेसिक्स। उसके बाद सामूहिक स्थानांतरण द्वारा निर्मित झील, इसे में आगे कर लेते हैं। सामूहिक स्थानांतरण द्वारा निर्मित झील। सामूहिक स्थानांतरण द्वारा निर्मित झील, इसमें भूस्खलन, भूस्खलन, भूस्खलन झील और सामूहिक पंख प्रवाह झील। भूस्खलन झील, सामूहिक पंख प्रवाह झील, अवपात बेसिन और घोल निर्मित झील। अवपात बेसिन और घोल निर्मित झील। तो इतने प्रकार की हो गई आपकी झील। पहला हो गया लवणता के आधार पर और दूसरा हो गया उत्पत्ति के आधार पर। ए लवणता के आधार पर और बी उत्पत्ति के आधार पर झीलों के प्रकार। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने इतने बातों को कवर कर लिया। अब यहां पे तो हमने देख लिया ताजे पानी की झील, खारे पानी की झील। अब पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि हिमानीकृत झील। पहला इंपॉर्टेंट है हिमानी निर्मित झील, और हमने हिमानी निर्मित झीलों को दो प्रकारों में डिवाइड किया है, एक हिमानी निक्षेप और दूसरा हिमानी अपर्दन। ठीक, ये दोनों हिमानी निक्षेप और हिमानी अपर्दन। तो पहले हम बात कर ले कि हिमानी अपर्दन से बनी जो झीलें हैं या हिमानी के अपर्दन के कौन से कारक हैं। आपको ये पता है, नहीं पता हो तो इस बात को समझिए कि अपर्दन के जैसे कारक जल है, अपर्दन का जैसा कारक वायु है, अपर्दन का जैसा कारक भूमिगत जल है या अपक्षय का, वैसा ही अपर्दन का कारक हिमानी भी है। और जो हिमानी होती है उसमें मूवमेंट होता है और ये अपने अपर्दन द्वारा छोटी छोटी क्या करते हैं, बेसिनों का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं ये बात आपको हम ऐसे दिखाते हैं। ये पर्वतीय भाग है और हिमानी अपर्दन द्वारा छोटी छोटी बेसिनों का निर्माण होता है और इनके अपर्दन से बनने वाली छोटी छोटी बेसिनों से क्या बनता है, इनसे ये इसे ही कहते हैं कि हिमानी अपर्दन द्वारा निर्मित झील। हिमानी अपर्दन से निर्मित झील, क्योंकि हिमानी या हिमनद ढाल के अनुसार स्लंपिंग होती है, सरकती है, तो वहाँ पर
उसके साथ जो कंकड़ पत्थर बोल्डर और पेबल्स आते हैं, वो कंकड़ पत्थर बोल्डर और पेबल्स क्या करते हैं, घिसते हैं, और घिसने के बाद कोटरों का निर्माण करते हैं। उन कोटरों में जल इकट्ठा हो जाता है तो क्या होता है, तो नदियों, तो झीलों का निर्माण हो जाता है। ऐसी ही झीलें कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में ऐसी ही झील वाटिकाएं हैं। कहाँ पे, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में क्या है, ऐसी ही हिमानी के अपर्दन से बनने वाली झील वाटिकाएं हैं। उसके बाद आता है कि हिमानी निक्षेप, कभी कभी ऐसे ही कोटरों में हिमानी या हिमनद जो होता है उसका बर्फ आके जम जाता है, और कुछ समय बाद दोनों ही, कुछ समय बाद जब कभी गर्मी का ऋतु आती है तो पूरी की पूरी बर्फ पिघल जाती है और वहाँ पर जल हो जाता है और झील का निर्माण हो जाता है। तो हिमानीकृत जो झीलें हैं, चाहे वो अपर्दन से बन रही हो और चाहे वो निक्षेपण से बन रही हो, इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान है कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, सबसे उपयुक्त स्थान। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, अब आगे बढ़ते हैं, नदीकृत, फ्लूवियल लेक, नदीकृत यानी फ्लूवियल लेक, ये पार्ट में हम लेते हैं। अब देखिए नदीकृत लेक में पहला कह रहा है प्लंग पूल लेक, अवनमन कुंड। प्लंग पूल सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बात इसमें क्या है, प्लंग पूल यानी अवनमन कुंड। देखिए बड़े बड़े जलप्रपात जब बनते हैं तो जलप्रपात जब गिरते हैं तो कुछ इस तरीके से फिगर के माध्यम से समझेंगे हम। जब नदियां पठारी क्षेत्र से आती हैं तो क्या करती हैं, वो बड़े बड़े, ऊपर से जल गिरता है, ये क्या है, ये जल प्रपात हो गया, और लगातार जब पानी गिरता है तो वो भाग क्या होता है, वहां गहरा बन जाता है, गहरा गड्ढा हो जाता है, और यही अवनमन कुंड हो जाता है। आप इसको ठीक वैसे ही समझ पाएंगे या समझ सकते हैं, जहां पर लगातार पानी गिर रहा हो आपके घर के आसपास किसी ऊपर से, चाहे वो बूंद बूंद ही क्यों ना गिर रहा हो, आप कुछ देर बाद देखेंगे, कुछ समय बाद देखेंगे कि वहां पे अगर सीमेंटेड है तो सीमेंट ऊपर का टूट जाता है, या जहां पे नल होता है नीचे देखेंगे थोड़े से गड्ढे बन जाते हैं। तो ठीक वैसे ही लगातार गिरते हुए पानी से जलप्रपात वाले क्षेत्रों में गड्ढे बन जाते हैं, उस गड्ढे में जल इकट्ठा हो जाता है और अवनमन कुंड का निर्माण होकर उसमें जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर आता है स्ट्रक्चरल लेक। स्ट्रक्चरल लेक या कह सकते हैं कि संरचनात्मक झील। देखिए संरचनात्मक झील, कभी प्रश्न ऐसा है कि संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल झील का निर्माण कैसे होता है, तो स्ट्रक्चरल झील या संरचनात्मक झील का निर्माण चट्टानी संरचनाओं के फलस्वरूप ही होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वहां पर कठोर और मुलायम दो संरचनाएं होती हैं, तो जो मुलायम संरचना है वो हट जाती है और कठोर संरचना केवल बची रहती है। तो कठोर संरचना के कारण मुलायम संरचना हट गई, तो मुलायम संरचना जैसे ही हटती है तो वहां पर क्या होता है, कठोर वाली चट्टानें परतें मिल जाती हैं। मुलायम खत्म, कठोर बचा हुआ, तो जो कठोर या प्रतिरोधी चट्टान निकली रहती है उसके बाद क्या होता है, कुछ समय तक अपर्दन होता रहता है। जैसे इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जब नदी के मार्ग में विभिन्न कठोरता वाली चट्टानें, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्ट्रक्चरल को मैंने क्या कहा कि स्ट्रक्चरल का निर्माण स्ट्रक्चर से होगा, तो जब नदी के मार्ग में विभिन्न कठोरता वाली चट्टानें हो तो कोमल चट्टान शीघ्र नष्ट हो जाती है, परंतु कठोर और प्रतिरोधी चट्टान जो होती है वो शैल के रूप में निकली रहती है। कुछ समय तक ये चट्टानें नदी के अपर्दन के लिए अस्थायी
आधार तल का काम करती हैं, इससे नीचे अपरदन नहीं हो पाता है। इन चट्टानों के ऊपर छोटी छोटी झीलों का निर्माण हो जाता है, क्योंकि आगे कठोर चट्टान है और जो मुलायम चट्टान हट चुकी है वहां पर पानी इकट्ठा हो गया और संरचनात्मक झीलों का निर्माण हो गया। जैसे ही ये प्रतिरोधी चट्टान कट के हट जाती है वैसे झील का भी अस्तित्व क्या होता है, खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। गोखुर झील या ऑक्सबो लेक। देखिए, जो गोखुर झील या ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है वो नदी के मैदानी क्षेत्रों में होता है, जहां पर नदियां बड़े बड़े मैदानों में प्रवेश करती हैं। तो जब नदियां बड़े बड़े मैदानों में प्रवेश करती हैं तो उनका जो मार्ग होता है वो मियांडर हो जाता है, और इन मियांडरिंग वे में जब कभी नदियां सीधे मार्ग से प्रवेश करने लगती हैं तो ये जो भाग होता है वहां पे जल उनसे छूट जाता है, और जब जल छूट जाता है, जल आगे बढ़ जाता है, तो यही जो छूटा हुआ भाग होता है इसे ही हम गोखुर झील या छाड़न झील कहते हैं। तो गोखुर झील या छाड़न झील का निर्माण कहाँ होता है, ये नदी विसर्प में मैदानी क्षेत्रों में निर्माण होता है। फिर ऐसे ही है निक्षेप द्वारा। तो जलोढ़ पंख झील, जलोढ़ पंख झील का निर्माण किससे होता है, निक्षेप द्वारा होता है। कब होगा, जलोढ़ पंख का निर्माण उस समय होता है जब कोई नदी पहाड़ से उतरकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है और ढाल की कमी के कारण पद पर यानी पैर पर सारा पंख डिपॉजिट कर देती है। बात समझ में आई कि जब कोई नदी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो तो जलोढ़ पंख क्या करती है, ये ऐसा भाग नदी ऊपर से आ रही है और यहां पर जब ढाल कम हो गया तो सारा पंख क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। और जब ऐसा सारा पंख डिपॉजिट हो जाता है तो वहां पर इस डिपॉजिशन के कारण जल इकट्ठा हो जाता है, और जल इकट्ठा हो जाने के कारण वहां पर झील का निर्माण हो जाता है। ऐसा ही डेल्टा झील भी होता है। डेल्टा झील जब नदियां पर्वतों के पास निक्षेप कर देती हैं तो जलोढ़ पंख झील, जब यही नदियां अपने मुहाने पर यानी जब वो सागर में मिलने जाने होती हैं वहां जाके जब वो निक्षेप करती हैं तो वहां पर छोटी छोटी वितरिकाओं में जब नदी का जल विभाजित हो जाता है तो जो गहरे भाग होते हैं उनमें जल इकट्ठा हो जाता है, जिन्हें हम डेल्टा झील कहते हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में बील भी कहा जाता है। गंगा डेल्टा भाग में, मिसिसिपी डेल्टा में पोनचास्ट्रियन झील इसका उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट। मिसिसिपी डेल्टा में पोनचास्ट्रियन झील, इसके अलावा बाढ़ के मैदान की झील। अब बाढ़ के मैदान की झील का क्या बात है भाई, बाढ़ के मैदान की झील का अर्थ होता है नदी द्वारा बाढ़ के समय बनाई गई झीलों का निर्माण। ये ज़्यादा अस्थिर होती हैं। नदी में मैदानी क्षेत्र में बाढ़ आती है, जब मैदानी क्षेत्र में बाढ़ आएगी तो क्या होगा, मैदानी क्षेत्र में जैसे ही बाढ़ आती है गड्ढों में पानी इकट्ठा हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी नदी के पुल के ऊपर से जाते हैं तो दूर दूर, नदी से दूर भी आपको क्या दिखाई पड़ता है, नदी से दूर आपको पानी इकट्ठा हुआ दिखाई पड़ता है, और वो जो इकट्ठा हुआ पानी होता है वही झील होती है। उसे हम क्या कहते हैं, नदी द्वारा निर्मित झील यानी बाढ़ द्वारा निर्मित झील। इसके अलावा रैफ्ट द्वारा निर्मित झील भी देखी है। रैफ्ट द्वारा, रिवर राफ्टिंग सुना है। तो जब नदी पहाड़ों पे उतरती है ना तो अपने साथ बड़े बड़े पेड़ों के लट्ठे उट्ठे भी ले आती है, और जब कभी पेड़ों के लट्ठे नदी के मार्ग में एकदम से आ जाते हैं और उसमें घास फूस इकट्ठा हो जाती है तो नदी या छोटी नदी वितरका का कोई भी जल इकट्ठा होने लगता है और वहां पर अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है। ये रैफ्ट झील पहाड़ी क्षेत्रों में बनती है, ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि जब कभी लट्ठे हटेंगे तो पानी का बहाव तेज होगा, और पानी का जब बहाव तेज होगा तो उससे हमें नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इसके अतिरिक्त हम पहुंचते हैं पटल विरूपण झील, जिसमें पटल विरूपण से पहले हम ज्वालामुखी झीलों की चर्चा कर लेते हैं। ज्वालामुखी झीलों में सबसे महत्वपूर्ण है लावा, पहला है लावा बांध झील। देखिए लावा बांध झील ज्वालामुखी झीलों में ज्वालामुखी झील, इसमें लावा बांध झील
क्रेटर झील और पठार की झील या लावा मैदान झील। लावा मैदान झील या पठार झील। तो ये जो दोनों ही क्षेत्र होते हैं, या जो लावा का क्षेत्र होता है या ज्वालामुखी का क्षेत्र होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर झीलों का निर्माण होता है। एक एक करके देखते हैं। लावा बांध झील, देखिए लावा बांध झील में क्या होता है, जब ज्वालामुखी का अचानक विस्फोट होता है तो लावा दूर तक फैल गया, और जब लावा दूर तक फैल गया तो अगर किसी नदी के मार्ग में अवरोध कर देता है तो लावा ने नदी के जल को बांध दिया और लावा बांध झील का निर्माण हो गया। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी ऑरेगन और वाशिंगटन प्रांतों में, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी ऑरेगन और वाशिंगटन प्रांतों में लावा बांध झीलों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा क्रेटर झील, ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद जो ज्वालामुखी का मुख होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट की प्रक्रिया में है, विस्फोट हो रहा है, जागृत है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ज्वालामुखी डेड हो जाता है तो उसके मुख में जल भरने के कारण क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा लावा मैदान और लावा पठार ये आंतरिक भाग में होते हैं। जब लावा के क्षेत्रों में क्या हो जाए, लावा के क्षेत्र में जल इकट्ठा हो जाए और उस जल इकट्ठा होने के कारण झील का निर्माण हो जाए। यानी गड्ढों में, प्रायद्वीपीय भारत में इस तरीके के काफ़ी झीलों के उदाहरण मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भूपटल के निर्माण में या भूपटल की संरचना परिवर्तन से झीलों का निर्माण, जैसे अभिनति झील, आपको पता है जब मोड़ बनते हैं तो अपिनत भी बनती है और अभिनत भी बनती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब मोड़ बनेंगे तो एक ऊंचा भाग होगा, एक गहरा भाग होगा, तो अपनति और अभिनति, ये है अपनति और ये है अभिनति। तो जब अभिनति में जल इकट्ठा हो जाता है तो झीलों का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिनति झील कहते हैं। इसके अलावा भ्रंश झील, फॉल्ट झील भी है, वहीं बनाते हैं। ये चट्टानों की संरचना अलग अलग है। और ये रिफ्ट, और इस रिफ्ट में झील, और ये रिफ्ट लेक, विश्व की बड़ी बड़ी झीलें, जैसे उदाहरण है टांगानिका, न्यासा, अल्बर्टा, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब उदाहरण हैं रिफ्ट लेक्स के। हम पूरा एक चैप्टर ही रखेंगे जिसमें हम इम्पॉर्टेंट लेक और उसकी लोकेशंस पे चर्चा करेंगे। अभी हम केवल थ्योरी पे चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा भूकंप निर्मित झीलें भी होती हैं कि भूकंप आता है, कोई भाग गहरा गर्त हो जाता है जिसमें जल इकट्ठा हो जाता है और भूकंप निर्मित झीलों का निर्माण हो जाता है। अवशिष्ट झील, महाद्वीपीय चबूतरों पर छोटे छोटे गड्ढे जब बन जाते हैं। अवशिष्ट झील, महाद्वीपीय चबूतरों पर जब छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं और महादेश संचलन, महादेश जनक संचलन, आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा महादेश जनक संचलन। महादेश जनक संचलन की स्थिति में जब महाद्वीपों के आंतरिक भाग में छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं तो उन छोटे छोटे गड्ढों में या चबूतरों पर, प्रायः छोटे छोटे गड्ढे महाद्वीपों पर, किसके कारण? महादेश जनक संचलन के कारण उत्थान या स्थल का निर्माण होता है। तो ऐसे महाद्वीपीय चबूतरे भी सागर तल के ऊपर उठ जाते हैं और इस तरीके से महाद्वीपीय चबूतरों पर निर्मित पहले वाले गड्ढों में जल भरा ही रहता है और ऐसे में किसका निर्माण होता है? अवशिष्ट झील। तो झील
के बारे में जो पहली विशेषता थी कि ये स्थिर जल के अस्थायी रूप होते हैं, वो झील के प्रमुख जितने भी ये प्रकार हैं जिनकी हमने मेंशनिंग की, ये पर्याप्त हैं। इससे ज़्यादा की झील आपसे पूछी नहीं जाएगी। इसके अलावा हम दूसरे वीडियो में जब चर्चा करेंगे झीलों के विस्तृत प्रकार की और झीलों की पूरी फिगरिंग और झीलों, विश्व की जो प्रमुख झीलें हैं झीलों के फिगरिंग, यानी झील इतनी भी बड़ी होती है कि उन्हें सागर का रूप दे दिया जाता है, जैसे कैस्पियन सागर। तो झील प्रमुख रूप है। आज हमने प्रकार की चर्चा की। दूसरे वीडियो में हम स्पेसिफिक झीलों की स्थिति की चर्चा करेंगे। तब तक टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल से जुड़े रहिए और पीजीटी टीजीटी में ज्योग्राफी और यूजीसी नेट में ज्योग्राफी की क्लास ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए आज ही टीसीएस एकेडमी से संपर्क करें। गुड बाय एंड गुड लक।